मॉर्निंग दोस्तों, आई एम सपना वेल कंपटीशन साला। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉक टेस्ट मॉडल पेपर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो भी हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी वो सारे मतलब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप ये वीडियोस पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये सिर्फ मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। एक क्वेश्चन से लगभग 4-5 क्वेश्चंस अलग एक्स्ट्रा बनेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किस देश से भारत की सीमा लगती है। तो भारत बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद सेकंड में चाइना का आता है, 3488 किलोमीटर भारत और चाइना की सीमा रेखा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान से। फिर उसके बाद फोर्थ कंट्री है म्यांमार से 1643 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751। उसके बाद भूटान से 699 किलोमीटर। उसके बाद अफ़गानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान से भारत और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर सीमा जो लाइन है वो 106 किलोमीटर है। तो सबसे कम सीमा देश वाला जो साझा करने वाला कंट्री है वो अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? तो 2020 में 26 जनवरी 2020 में कुल 28 स्टेट हुए हैं और यूटी जो है 8। तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी है वो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो इसमें उत्तर प्रदेश का कथक, ये फेमस है यहाँ का। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली केरल का। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र माना जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। तो ये अगर मान लीजिए दुश्मन देश के साथ युद्ध करते हुए या विशिष्ट वीरता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जो अशोक चक्र है वो शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका जो सचिवालय है वो नेपाल काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 कंट्री हैं। जितने भी ये दक्षिण एशिया साउथ एशिया वाले जो कंट्री हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। तो इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो क्या क्या हैं जानते हैं? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। आने वाले एग्जाम्स में जो पेट का एग्जाम होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पहाड़ी इलाका जो हिल स्टेशन है वो उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में ये जो दरिंगबाड़ी है ये उड़ीसा का क्षेत्र है। मसूरी, नैनीताल, चक्राता ये सारे उत्तराखंड स्टेशन में आते हैं, उत्तराखंड के हिल स्टेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी के नाम की आत्मकथा है? तो जो गोल हमारे मेजर ध्यानचंद जो थे उनके नाम से ये किताब जो है आत्मकथा उनकी है, मेजर ध्यानचंद जी। गोल हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, उन्हीं की आत्मकथा है। तो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने की किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के लिए जो चुनाव में निर्वाचन होता है वो 25 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और याद रखिएगा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये क्वेश्चंस हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। एग्जाम टाइम में क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम ये सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं और इस सिली मिस्टेक्स की वजह से हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। ये छोटे छोटे इतने आसान क्वेश्चंस हैं पर
एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं, इस वजह से लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, निर्वाचन के लिए 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और जो सार्वजनिक है, दोनों सेक्टर का, प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो रहता है वो दोनों मिलजुल के काम करते हैं। जैसे यूएसए की गवर्नमेंट है, यूएसए की जो मार्केट है वो निजी हाथों में है, वहाँ पे मार्केट रेगुलेट करती है हर चीज़, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जहाँ जो जैसे रशिया का है तो वहाँ पे सामाजिक अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, सामाजिक, पूंजीवादी और मिश्रित। तो मिश्रित तो हमारे जैसे भारत सरकार की है, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करती है। रेगुलेशन मोस्टली रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट का रहता ही है, कंट्रोल उनका, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में, लेकिन जो है प्राइवेट सेक्टर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। हरित क्रांति भारत में 1960 में शुरू की गई थी और ये 2 फसलें जो थी, गेहूं और चावल, उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मेनली जो है गेहूं की जो फसल थी उसमें इसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। और जो हरित क्रांति थी ये वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा सफल रही है। पूरे भारत में इसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में इसका असर देखा गया था और 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक जो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो बैंक ऑफ इंडिया 1934 ये एक्ट था, अगर पूछ लेता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो अधिनियम जो एक्ट है वो 1934 में बना था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारा 1949 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली क्रांति संबंधित थी मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शन, इतने क्लोज ऑप्शन दे देता है कि हमें लगेगा कि शायद कोयला उत्पादन होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमारे दिमाग के साथ गेम खेलता है कि उसको पता है कि बच्चों की वीकनेस क्या हो सकती है। कि एग्ज़ाम में तो वैसे इतना प्रेशर होता है कि एकदम क्लोज आंसर ऑप्शन दिए रहते, तो हमारा दिमाग जो सही नहीं रहता है ना, वहाँ पे नहीं, वहीं जाएगा। तो हमें लगेगा हाँ यार कोयला उत्पादन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा कच्चा तेल उत्पादन होगा। लेकिन बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं, लगेगा कि हाँ कोयला उत्पादन हो सकता है, तो ये कोयला नहीं होके ना कच्चा तेल उत्पादन होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे। 2014 में बन के आए थे, तो उसके बाद उन्होंने 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1 जनवरी 2015। देखते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई कौन सी है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है और ये इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो टीवी रिमोट कंट्रोल, जो हम रिमोट से टीवी ऑन करते हैं, तो वो इंफ्रारेड जो तरंगे हैं उसके माध्यम से टीवी ऑन होती है। एक इनविजिबल वो किरणें हैं, उनके माध्यम से, ये इंफ्रारेड तरंगे, उनके माध्यम से ये टीवी कंट्रोल हमारा जो है बोर्ड के माध्यम से हो जाता है। और ये जो इंफ्रारेड तरंगे हैं वो एक इनविजिबल वेव्स होती है, जिसके माध्यम जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए का इसका राइट ऑप्शन हमारा रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और शरीर में इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो रात में नहीं दिखता है। रतौंधी के जो रोगी होते हैं, ये एक मतलब आइज से रिलेटेड एक डिजीज़ है जो सिर्फ रात में, इनके जो रोगी होते हैं उनको रात में नहीं दिखती है। नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है।
और विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं जैसे कि हरी सब्जियां हैं, मछली का तेल है, गाजर, जिसको ये वाली बीमारी होती है या फिर विटामिन ए से रिलेटेड जो डिसऑर्डर लोगों को हो जाता है, तो मछली का तेल, गाजर, सब्जियां ये वो उसका इंटेक कर सकते हैं, जिससे इस कमी को दूर किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है? तो इसका राइट ऑप्शन गैलियम हो जाएगा। गैलियम जो धातु है हाथ पे रखने पे वो गलने लगती है, इसका राइट ऑप्शन गैलियम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 और जो इसका राइट ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसमें गलत है, तो इसका यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2CO NH2, ये राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है, मतलब मौलिक अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट, किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा USA से, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, उसका जो एडॉप्ट किया गया है वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक अधिकार को लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान से राजनीति निदेशक तत्व मतलब कि DPSP किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो वो आयरिश संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को अडॉप्ट किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था और इसी दिन से संविधान सभा जो है इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित की थी। जो जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, भारत की उद्देशिका है, उसमें लिखा भी है इस संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, इसलिए भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि जो बिल है वो मुद्रा बिल है, अन्यथा नहीं। तो बिल मतलब जो विधेयक और बिल होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, आर्टिकल 110 क्लॉज 4, इसके तहत तो कोई भी बिल वो मनी बिल है कि नहीं, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास रहता है। तो आर्टिकल 110 क्लॉज 3, 110 क्लॉज 3 के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में रहता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय, भारत में स्थापित पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, जो 3 प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इन 3 जगह पे 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और फिर उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये तो उसमें पूछा नहीं है, लेकिन जो 3 कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ये तीनों जगह जो हाई कोर्ट बना था वो 1862 में बना था और फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बना वो 1866 के तहत बना था। 1862 उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, मतलब 1861 कहीं कहीं पे दे देता है कि 1861 1862, तो जो एक्ट था 1861 के तहत 1862 में बनी थी और सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन तो कलकत्ता हो जाएगा, यहाँ राइट ऑप्शन हमारा कलकत्ता हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और उनका जो कार्यकाल था 1940 से 45 तक वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और इस टाइम जो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो लिन लिथिगो वहाँ का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। और फिर जब देश आज़ाद होने वाला था 1940, जब एटली प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके कार्यकाल में जो है भारत देश आज़ाद हुआ था। उसने ही घोषणा की थी कि 1948 तक, फरवरी 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, हम देश छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर पूछ लेता है कि भारत आज़ाद किसके कार्य, वहाँ का पीएम कौन था, तो एटली हो जाएगा। और जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, इसका राइट ऑप्शन चर्चिल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें तो एनी बेसेंट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला, क्योंकि भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू जी थी। तो 1925 में जो कानपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला अगर आएगा तो एनी बेसेंट हमें लगा देना है
और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू जी लगा देंगे। तो ये हमें क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो और ये जो इसकी जो अध्यक्ष था, 32वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था एनी बेसेंट के टाइम में 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कलकत्ता का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी। और 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था वो सरोजनी नायडू जी ने की थी। तो ये इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत ही माइनर चीज़ें हो जाती हैं जिससे मिस्टेक हो जाती है। प्रथम भारतीय पूछेगा महिला तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में 1919 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए। खिलाफत समिति जो है 1919 में बॉम्बे में किया गया था। और ये भी क्वेश्चन बनता है, खिलाफत जो आंदोलन था उसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है अली बंधु, दोनों भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ पे जो टर्की में खलीफा का साम्राज्य था तो उसमें ये था कि अब उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए सारे जितने भी मुस्लिम कंट्री के जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए थे कि वहाँ के खलीफा को ना हटाया जाए। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन 1908 हो जाएगा। जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या हुई थी उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इस घटना में शामिल हुए थे। इन दोनों को अभियुक्त माना गया था। और जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने तो अपनी आत्महत्या कर ली, जो लेकिन खुदीराम बोस थे वो उनको फांसी की सज़ा दी गई। और ऐसा माना जाता है कि वो सबसे कम उम्र के जो फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। तो खुदीराम बोस जी का नाम आता है। ये हमारे महान क्रांतिकारी थे। तो ये 1908 में मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। ये कब हुआ था? 1908 में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन लोथल हो जाएगा, क्योंकि जो लोथल बंदरगाह था यहाँ से कई जगह पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहाँ से व्यापार के भी कई सारे जो साक्ष्य मिले हैं कि मिस्र यूनान से इनका व्यापारिक संबंध रहा है। तो लोथल जो हमारा बंदरगाह था वहाँ से हमारे व्यापार वगैरह होते थे। तो यही एकमात्र ऐसा शहर था जो लोथल बंदरगाह शहर माना जाता था। ये लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है? तो जैन दर्शन के अनुसार जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से इसका मतलब होता है विजेता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजेता। तो जैन संस्थापकों तीर्थंकर, जो जैन संस्थापक जितने भी हमारे रहे हैं 24, तो उनको तीर्थंकर कहा गया है। और कुल 24 जो तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने अपने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया था। तो इसका राइट ऑप्शन विजेता हो जाएगा। और इनके जो ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ये भी क्वेश्चंस बने हैं, कई बार पूछे जाते रहे, UPSSC ने पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो शिलालेख पे जो लिपि का जो है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामेक, ये 3 लिपियों का प्रयोग मुख्यतः किया गया था। तो इसमें हमारे जितने भी हैं देवनागरी, संस्कृत और गुरुमुखी। ये तो गुरुमुखी पंजाबी लिपि है, देवनागरी में हिंदी लिखा जाता है, और संस्कृत ये तो है नहीं, तो ब्राह्मी हमारा हो जाएगा। अशोक के शिलालेख पे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये दारा शिकोह था। दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शिर्रे अकबर के नाम से किया था। और इसकी जो रचना थी वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में शुरू हुई थी। और इसने एक और किताब लिखी थी, मजमुल बहरैन, 2 समुद्रों का संगम। ये इसकी पुस्तक जो है दारा शिकोह ने लिखी थी, बहुत फेमस भी हुई थी। ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चंस बने भी हैं, कई एग्जाम्स में पूछे गए, आयोग के एग्जाम्स में पूछे गए। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो थी 1664 में सूरत में स्थापित की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो वर्ष की अवधि है वो जून से सितंबर माह में जो है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम की जो अवधि है वो जून से सितंबर रहती है। जो भारत की जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो मानसून है वो 2 शाखाओं में बट जाती है। जो भारतीय प्रायद्वीप है इसकी वजह से एक शाखा तो हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, और एक जो शाखा है ये अरब की तरफ जो है, और इन दोनों की वजह से वर्षा होती है। तो जून से सितंबर तक हमारा मानसून जो है इसकी अवधि रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो इसका वन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसको मानसून वन भी कहते हैं और ये 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे इस टाइप की जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मोस्टली देखने को मिलता है। और इसमें चंदन का पेड़ जो है हमारा चंदन, सागौन, ये सारे जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलन है वो नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में इन दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिलते हैं, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों के पास दोनों का मिलन होता है। और जैसे क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और अगर पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो वो अनाईमुदी है, जो कि कार्डामम पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी, तो कार्डामम पहाड़ी में हमारी अनाईमुदी है। और अगर फर्स्ट अगर पूछता है तो अनाईमुदी है, अगर सेकंड हाईएस्ट पीक पूछता है तो वो दोदा बेटा है। दोदा बेटा अगर नीलगिरी की सिर्फ पूछता है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो वो दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी के बाद हमारा दोदा बेटा आता है। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में माना जाता है। और ये मतलब एक ग्रंथि के रूप में कि जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है तो वहीं पे और इसको नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्लू माउंटेन कहते हैं। और दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी जो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये। 2637 इसका दोदा बेटा को हो गया और 2695 अनाईमुदी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र तो ये भादला में है, ये राजस्थान में है। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, 2021 का है। मतलब सबसे ज़्यादा सौर शक्ति संयंत्र जो है, जो सबसे ज़्यादा क्षमता है इसकी, तो लगभग 2245 मेगावाट है, भादला, राजस्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इससे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत सारे एक्ट जो थे वो सीधे हमारे संविधान में आके सीधे सम्मिलित हो गए हैं। जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद हैं वो सीधा भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे लाके हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा हो जाएगी, जो कि 2525 किलोमीटर है। और इसमें से जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी इसका 2525 किलोमीटर है। और इसकी जो मुख्य धारा भागीरथी नदी का उद्गम जो है, ये भागीरथी और ये अलकनंदा दोनों, भागीरथी और अलकनंदा दोनों की संयुक्त धारा ही गंगा बनती है। और ये फिर इसके बाद दोनों जो है आके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए जाके ये हुगली की जलधारा जो रहती है उसके नाम से ये बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। तो इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देश और राजधानी है, तो इसकी जो इटली की राजधानी रोम हो गई, फिनलैंड हेलसिंकी हो गई, कनाडा ओटावा हो गया, यूक्रेन कीव हो गया। ये सारे देखिए जो देश होते हैं वो कंट्री जो है वो करंट में रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, तो उसमें ये सारे देश जो है सम्मिलित हुए थे। इटली, कनाडा, यूक्रेन, इटली, कनाडा, ये सारे देश जो हैं भारत में सम्मिलित हुए थे। और यूक्रेन भी अभी 1-2 सालों से काफ़ी न्यूज़ में रहा है, यूक्रेन और रशिया वॉर। फिर उसके बाद यूक्रेन का भी कनाडा वालों ने यूक्रेन में बुलाया था और उसमें एक नाजीवादी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें सम्मिलित हुए थे। उसमें जो है उनके वेलकम में, उनके सम्मान में ताली बजवा दी गई। तो एक डिस्प्यूटेड विषय रहा है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो कंट्री जो हाल में अभी करंट में रही हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स बन जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। और बाकी मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट करिए। और आगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में मुलाकात होगी। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टिल देन बाय, थैंक्स, थैंक यू सो मच।